बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल बायोलॉजी से। फिजिकल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 हमने शुरू किया हुआ था। क्या नाम था उसका? बायो इनर्जेटिक्स वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था, हम देख रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन को। सेलुलर रेस्पिरेशन को हमने 4 फेजेज में सब डिवाइड किया था। पहले 3 फेज को हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करेंगे उसकी जो फोर्थ फेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की, उसका नाम है रेस्पिरेटरी चेन, या इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी चेन में क्या होता है? बेसिकली आपने पिछले लेक्चर में सुना कि क्रेब्स साइकिल में NADH और FADH या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी NADH के मॉलिक्यूल बन रहे थे। बेसिकली वो जो एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं उनको क्या किया जाता है, उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, या उनमें से एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ATP के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, और वो काम किधर हो रहा होता है? वो रेस्पिरेटरी चेन में हो रहा होता है। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी चेन की कि ये कहाँ हो रही होती है, तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और ये उसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। अब ये है इसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर चल रहा होता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल के नतीजे में NADH और FADH2 ये बनते हैं, ठीक है। अब ये जो NADH और FADH रेस्पिरेटरी चेन में इन से एनर्जी इस्तेमाल की जाती है, और बाद में ATP बनाए जाते हैं उस एनर्जी से। अब ये जो रेस्पिरेटरी चेन है, ये बेसिकली ये इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के प्रोटीन की चेन है जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, वो इधर मौजूद है। और वहां पे इन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है निकलती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के लिए क्या किया जाता है, ATP के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी चेन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इनमें से एनर्जी निकलती है, या इस चेन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और ये देखेंगे कि उन चेन में जो एनर्जी निकलती है उसको ATP में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के अंदर। तो यू पीपल नाउ दैट के NADH and H are produced from NAD in Krebs cycle। Krebs cycle में NADH और H प्लस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब होता क्या है, जो NADH है ये ट्रांसफर करते हैं, ये क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे क्या चीज, हाइड्रोजन एटम, किसको, रेस्पिरेटरी चेन को। अब रेस्पिरेटरी चेन को इलेक्ट्रॉन इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं, जिस तरह से इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से। अब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो NADH का मॉलिक्यूल है, जब ये बेसिकली टूटेगा ये बनाएगा NAD प्लस, और ये प्रोटॉन, और साथ में इससे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 चीजें बन रही हैं, ये दोनों चीजें तो इस मैट्रिक्स के अंदर पड़ी रहेंगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इन प्रोटीन में, और ये एक चेन की शक्ल में मूव करेंगे। अब इनकी एनर्जी, इनमें से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ATP बनाए जाते हैं। तो इस वजह से इस रेस्पिरेटरी चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोला जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड इन अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप टू रिएक्ट एंड अल्टीमेटली विद मॉलिक्यूलर फ्यूजन। और इस तरह से ये चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, और फाइनल जो उसका जो रिसेप्टर है उसके साथ वो मिलता है ऑक्सीजन के साथ, और वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। अब ये जो कंपोनेंट इधर आपको शो हो रही है, बेसिकली ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, तो ये बेसिकली वो कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर लगे हुए हैं, और इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते जाते हैं, मूव करते जाते हैं। अगर इस रेस्पिरेटरी चेन के कंपोनेंट की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट वन इज
एक को एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है, जिसको बोला जाता है को एंजाइम क्यू, और इसमें सीरीज ऑफ साइटोक्रोम्स होते हैं जिसमें साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम ए3 है, और लास्ट पे क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मेन कंपोनेंट है। अब ये तीन कंपोनेंट एक चेन में मौजूद है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होना है, हाई के लोअर की तरफ होना है, उसमें से एनर्जी निकलनी है, एटीपी बननी है। इन तीन कंपोनेंट में से मेनली शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाट इज साइटोक्रोम्स। तो साइटोक्रोम्स को डिस्कस करते हैं कि साइटोक्रोम क्या है। बेसिकली साइटोक्रोम एक ये डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं मॉलिक्यूल के, जिसमें साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम ए3 है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि देखिए अगर इसकी बात करें, ये दोनों के दरमियान में इंटरमीडिएट है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको देगा। इसके अंदर बेसिकली एक मॉलिक्यूल हेम ग्रुप मौजूद है। हेम में आपको पता है कौन सा एटम होता है, आयरन होता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, साइटोक्रोम के पास, तो बेसिकली इस साइटोक्रोम के अंदर जो आयरन है एटम, उसकी वैलेंसी चेंज होगी। तो अगर हम इसको रीड करें तो ये साइटोक्रोम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट, इलेक्ट्रॉन को ट्रांस करने वाले इंटरमीडिएट है जो कंटेन करते हैं क्या चीज, हेम एज अ प्रोथेटिक ग्रुप। क्योंकि इनके अंदर देखिए ये प्रोटीन है, ठीक है, और बेसिकली ये एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, या ये जो प्रोटीन है इनके अंदर कुछ इन प्रोटीन के अंदर कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट है, और वो हेम ग्रुप है जो कि प्रोथेटिक ग्रुप के तौर पे काम करता है। और प्रोथेटिक ग्रुप में आपने पढ़ा है कि जब नॉन प्रोटीन पार्ट कोवैलेंटली बॉन्ड बनाता है तो वो क्या होता है, प्रोथेटिक ग्रुप, जिसमें वो क्या होता है, दैट अंडरगो वैलेंसी चेंज ऑफ आयरन। मतलब इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें आयरन की वैलेंसी चेंज होगी, ठीक है। हेम ग्रुप क्या है, हेम सेम लाइक आयरन कंटेनिंग ग्रुप, इसके अंदर आयरन होगा, दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग इन हीमोग्लोबिन। अब हेम ग्रुप बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, बेसिकली वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, और बॉडी की हार्ट टिश्यू के हर पार्ट को उसने ऑक्सीजन क्या करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। तो लोकेशन हमने पहले बात कर ली थी, इसको देख भी रहते हैं कि जो रेस्पिरेटरी चेन है ये अक्कर हो रही होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, या इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी का नाम भी दिया जाता है। अब ये जो सारा मैकेनिज्म है, ये जो रेस्पिरेटरी चेन है, इसके पाथवे को देखते हैं कि किस तरह से एनर्जी निकलती है एनएडीएच से और एफएडीएच से, उसको देखते हैं। तो ये आपको एक एरो नजर आ रहा है, इस एरो में ये लो पॉइंट लिखा हुआ है, ये हाई लिखा हुआ है, बेसिकली एनर्जी के लेवल को शो किया हुआ है। तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये सारे इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, और ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, चेन में मौजूद हैं। अब होता क्या है, पहले बात हो चुकी है, NADH और FADH2 ये दो मॉलिक्यूल बने थे इधर क्रेब्स साइकिल में। अब NADH और FADH, ये जो NADH है ये बेसिकली क्या होता है, हाई लेवल पे होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, इसके अंदर आप ये कह लें एनर्जी ज्यादा होती है। तो इधर क्या होगा, एक एंजाइम है जिसका नाम है NADH हाइड्रोजीनेज। अब ये जो NADH की हाइड्रोजीनेज है ये क्या करेगा, ये बेसिकली NADH को तोड़ेगा NAD में, और इसमें प्रोटॉन निकलेंगे और साथ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये जो NAD है और ये प्रोटॉन जो है ये तो रहेंगे यहाँ पे, इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। NAD भी पड़ा हुआ है, प्रोटॉन भी इधर पड़े हुए हैं, लेकिन ये वाले जो इसमें ये इलेक्ट्रॉन बना रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा एक कोएंजाइम है, कोएंजाइम Q, उसको दे देगा। अब कोएंजाइम Q क्या करेगा, जब ये NADH टूटेगा तो ये आएंगे किसके पास, कोएंजाइम के पास। तो इस जगह पे होगा क्या,
इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली सेल का जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए डी पी और पी आई, इन दोनों से एटीपी बनाया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किसके पास, कोइंजाइम क्यू के पास। अब कोइंजाइम क्यू इन इलेक्ट्रॉन को दे देगा साइटोक्रोम बी को। एनर्जी लेवल देखा जाए, कोइंजाइम क्यू और साइटोक्रोम बी दोनों तकरीबन इनके एनर्जी लेवल इक्वल है। तो इधर से भी कुछ एनर्जी निकलेगी जरूर, लेकिन वो इतनी एनर्जी नहीं होगी कि इधर से एक एटीपी का मॉलिक्यूल बन सके। तो इस वजह से यहाँ पे एटीपी का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी के पास आएंगे तो इन दोनों के एनर्जी लेवल में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये हाई लेवल पे है और ये लो लेवल पे है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करेंगे तो बेटा ये क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। इस एनर्जी को क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा और मैट्रिक्स में मौजूद एडीपी पीआई के साथ मिलेगा और इधर से क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, इनकी एनर्जी कम हो रही है। अब साइटोक्रोम सी के पास आया, साइटोक्रोम क्या करेगा, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम ए को, साइटोक्रोम ए दे देगा A3 को। ये जो तीनों मॉलिक्यूल हैं बेसिकली इनके अंदर भी एनर्जी का जो लेवल है उनके अंदर इतना डिफरेंस नहीं है। मीन इधर से कुछ एनर्जी निकलेगी लेकिन वो इतनी नहीं निकलेगी कि वो एनर्जी एटीपी बना सके। तो इस वजह से यहाँ पे भी एटीपी का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 से जंप करके फाइनल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो एक्सेप्टर है ऑक्सीजन का एटम होगा। अब ये जो ऑक्सीजन का एटम है इसको एक्सेप्ट करेगा तो इसका और इसका एनर्जी लेवल काफी डिफरेंट है। तो इनकी क्या निकलेगी, इधर से एनर्जी निकलेगी और इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडीपी के साथ क्या ऐड होगा, पीआई, और ये क्या बना देगा, एटीपी बना देगा और तीसरा एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ गए किसके पास, ऑक्सीजन के पास। अब दो इलेक्ट्रॉन आए हैं किसके पास, ये ऑक्सीजन एक्सेप्टर है। तब तक ये वाले जो प्रोटॉन हैं ये भी क्या आ चुके होंगे, नीचे आ चुके होंगे। तो इनके साथ ये प्रोटॉन भी क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये क्या बना देंगे, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। इधर आप देखिए एक NaDH से जब ये टूटा तो इसमें इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आया इस चेन के अंदर, तो आते आते 3 जगहों पे एटीपी के मॉलिक्यूल बने। इस वजह से कहा जाता है कि जो एक NaDH का मॉलिक्यूल है वो 3 एटीपी के बराबर होता है। अब ये जो 3 एटीपी हैं ये एटीपी बने कैसे हैं, इनको हमने डिस्कस करना है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में किस तरह से एनर्जी निकली है और उसने एटीपी बनाया। इसको हम इसके अगले लेक्चर में देखेंगे। बात करें अगर FADH2 की, इसके अंदर भी एनर्जी होती है लेकिन ये इसकी निस्बत लो लेवल पे होता है। ये यहाँ पे मौजूद होगा FADH2। अब FADH2 भी टूटेगा तो इसमें भी क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स में रहेंगे, FAD जो है ये भी मैट्रिक्स में रहेगा। ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन को दे देगा कोएंजाइम Q को। अब कोएंजाइम Q जिस तरह से पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना था इस तरह से ये अगेन सीक्वेंस में क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई करेगा B को। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल में फर्क नहीं है तो इस वजह से एटीपी नहीं बनेगी। और B से जब C में जाएगा तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब C से A में, A से A3 में और A से दोबारा ऑक्सीजन के पास। तो देखिए FADH के जो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं तो इस स्टेप पे आप देखेंगे कि 2 जगह पे एटीपी का मॉलिक्यूल बना है, ये और एक ये। इस वजह से कहा जाता है कि ये जो एक FADH2 का मॉलिक्यूल है ये 2 एटीपी के बराबर है। ठीक है, तो ये पहले बता दो कि ये किस तरह से एटीपी बनते हैं, इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब ये सारा जो चेन रिएक्शन हो रहा था बेसिकली इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। देखिए बेसिकली ये जो कोएंजाइम Q है
ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। आप ये कह सकते हैं NaDH इज ऑक्सीडाइज बाय कोएंजाइम Q, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप ये कह सकते हैं कि कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम B, क्योंकि ये बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, पहले से अगला क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इस तरह से साइटोक्रोम B जो है ये क्या है, साइटोक्रोम C क्या कर रहा है, सॉरी साइटोक्रोम B इज ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम C, क्योंकि ये जो साइटोक्रोम C है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए लिए और इसने क्या किए इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसकी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यू पीपल नाउ वेरी वेल कि क्या होता है। इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अगर हम देखें ये जो सारा प्रोसीजर है, इसके स्टेप को देखें कि जो लिखा हुआ है बुक में, जो चीज लिखी हुई है उसको मैं रीड आउट कर देता हूं, तो उसको आप देख सकते हैं। देखिए NaDH इज ऑक्सीडाइज बाय कोएंजाइम Q। NaDH जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कोएंजाइम Q से, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन निकले और इसने एक्सेप्ट किए हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन की जो यील्ड है, पहला बात क्या होगी, इधर से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, इनफ फ्री एनर्जी टू सिंथेसाइज ATP, और इधर देखो एक ATP का मॉलिक्यूल बना देगी। उसके बाद कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम B। अब ये जो कोएंजाइम Q है ये ऑक्सीडाइज होगा साइटोक्रोम B से, व्हिच इज फर्दर ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम C, जो कि क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किधर से, साइटोक्रोम C से। अब यहां पे भी इनफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, इधर से ATP का मॉलिक्यूल बन जाएगा। दिस स्टेप यील्ड इनफ फ्री एनर्जी व्हिच सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड फॉस्फेट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसके बाद अब ये जो साइटोक्रोम C है, ये बात बुक में उसने लिखी हुई, इसको थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ी तुरंत लिख दिया उसने, मतलब सेम ऐसा ही है कि साइटोक्रोम C रिड्यूस, मतलब ये है कि जो ये वाला कंपाउंड है अगले को रिड्यूस करेगा, या सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि साइटोक्रोम A ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम C, या ये लिखेंगे साइटोक्रोम C रिड्यूस अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टू कोएंजाइम। कोएंजाइम बेसिकली दो एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स है, बाद दफा इसको ये कहा जाता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 जो है इसको एक ही कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। वो इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब ये साइटोक्रोम A है, ये फिर दोबारा से वही बात करते हैं, साइटोक्रोम A इज ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन एटम, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीजन के एटम से इलेक्ट्रॉन अराइवल एट द बॉटम, और इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, बॉटम पे आ जाएंगे, तो बॉटम पे आएंगे अल्टीमेटली इनको जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, ऑक्सीजन, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इनको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, इधर से एक पार्ट का मॉलिक्यूल बना देगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है ऑक्सीजन की अगर बात करें, और ये फाइनल एक्सेप्टर है, इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस इनफ फ्री एनर्जी एंड देन द थर्ड ATP मॉलिक्यूल, और तीसरा ATP का मॉलिक्यूल भी यहां पे बन जाता है। तो ये इतने पॉइंट हैं एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो फाइनल जो परमीन में है वो कौन है, एक्सेप्टर कौन है, वो साइटोक्रोम A है, लेकिन अगर एलिमेंट की बात करें तो वो ऑक्सीजन है जिसने फाइनल इलेक्ट्रॉन को लिया। अब एक NaDH में से कितने ATP बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फास्फो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के अंदर। ये था एक रेस्पिरेटरी चेन का टॉपिक, इसमें एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज साइटोक्रोम, ये इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है ड्रा द रेस्पिरेटरी चेन, तो ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, और इसके मैंने स्टेप भी लिख दिए हैं जिस तरह से व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा चैट भी लिख देते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इसमें आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।